नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं जनता फोरम। आज हम एक आपकी ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो आपको उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो आपके ख़यालों में अक्सर आया करते थे, मगर आपको वो व्यक्ति नहीं मिल रहा था, वो शख्स नहीं मिल रहा था जिनसे वो बात कर सके, जिनसे आप ये सवाल डिस्कस कर सकें। सवाल जैसे आपको अगर सफ़ेद दाग हो जाते हैं तो आप अक्सर सोचते हैं कि कौन-सी क्रीम लगाएँ, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो बस दाग आपके क्रीम से ठीक हो जाएँ। हालाँकि बहुत से ब्यूटी ट्रीटमेंट्स आते हैं, मगर हमारे साथ आज डॉक्टर शिपिका जायसवाल हैं जिनका स्पेशलाइजेशन है इन चीज़ों में। तो हम शिपिका जी से आपको हर सवाल का जवाब आप तक पहुँचाएँगे और शिपिका जी से बात करेंगे कि आखिरकार जो इन्होंने स्पेशल्स डिग्री इन्होंने इंडिया में भी पढ़ाई करी और अब्रॉड से भी इनके पास 4 डिग्रियाँ हैं। शिपिका जी, जनता फोरम में पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। शिपिका जी के बारे में मैं कुछ बातें बता दूं कि शिपिका जी इज़ अ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, वेट लॉस डॉक्टर एंड माइक्रो पिगमेंटेशन स्पेशलिस्ट। कुछ भारी भरकम शब्द ज़रूर आ रहे हैं जिनको हम मैम से डिस्कस करके आपको इसका सही मायने में बताएंगे। आफ्टर completing MBBS, she did her post-graduation in diploma in weight loss from London and a clinical dermatology diploma from Barts in London, Queen Mary University of London. She had a fellowship in aesthetic medicine from Germany also. तो शिपिका जी, पहले तो एक जो माइक्रो पिगमेंटेशन जो वर्ड आ रहा है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, ये है क्या आखिरकार? माइक्रो पिगमेंटेशन का मतलब क्या है? माइक्रो पिगमेंटेशन का मतलब होता है परमानेंट मेकअप। इसमें जैसे थायराइड का पेशेंट है और उसके आईब्रोज लॉस हो गए हैं, आईब्रोज का ख़त्म हो गया है, तो हम उसमें ब्लैक या ब्राउन पिगमेंट से उसमें कलर फिल कर सकते हैं, एक नेचुरल 3D आईब्रो का लुक दे सकते हैं। उसमें हमारे पास पाउडर फिलिंग, नैनो फिलिंग जैसी कई टेक्नोलॉजी है। अगर आपके लिप्स पे वाइट स्पॉट हो गया है या बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेड हैं, काले हैं, उस पर दाग धब्बे हैं, तो हम आपके चॉइस का जैसे पिंक, रेड, ऑरेंज किसी भी कलर की हम फिलिंग कर सकते हैं उसमें। किसी को सफ़ेद दाग है और सफ़ेद दाग बहुत साल से स्टेबल है, वो काफ़ी दवाओं के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें हम माइक्रो पिगमेंटेशन से फिलिंग कर सकते हैं। आपके स्किन शेड से 2 शेड ऊपर लेके हम उसे फिल कर सकते हैं, तो उससे आपका सफ़ेद दाग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी इसमें टचअप करवाने की ज़रूरत होती है, पर उसके अलावा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जैसे इंडिया में तो इतना इसका स्कोप नहीं है, पर बाहर के पेशेंट्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं और ब्रेस्ट कटिंग हुई है, उसके बाद वहाँ स्कार है, तो हम एक नेचुरल 3D इफ़ेक्ट वाला ब्रेस्ट क्रिएशन कर सकते हैं ओनली बाय परमानेंट मेकअप। तो जैसे जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, ऐसी काफ़ी लड़कियों के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि परमानेंट मेकअप से मैम इसको ठीक कर दीजिए कि आगे हमें कोई भी ट्रीटमेंट ना करवाना पड़े, तो आपको परमानेंट नेचुरल इफ़ेक्ट लुक देता है। मैम, कॉस्मेटिक डर्मोलॉजी में भी आपका स्पेशलाइजेशन, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मैंने बेसिकली एमबीबीएस किया, उसके बाद फिर मैं डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी के लिए गई यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। जब मैं वहाँ से आई तो मुझे समझ में आया कि बस दवाइयाँ खाने से काम नहीं बनेगा, हमें लेज़र और बाकी ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जिससे परमानेंट इफ़ेक्ट हो जाए पेशेंट पे, क्योंकि पेशेंट स्किन वाले बहुत परेशान रहते हैं कि मैं कब तक दवाई खाऊँगा। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइज़ करूं, जिसमें बहुत कम लोग स्पेशलाइज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे बोटॉक्स लगाने से आपके 10 इयर्स दैट गोज़ अवे फ्रॉम योर फेस। फिलर से आपको अगर संकिन लाइन है या लिप्स बहुत पतले हैं या फिर आपके आँखों के नीचे काले गड्ढे हैं, घेरे हैं, वो सब फिलर्स से सही हो सकते हैं। तो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में बेसिकली आप कितना ज़्यादा सुंदर दिख सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, उसको हम कितने आराम से अच्छा कर सकते हैं, ये होता है। तो बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्थेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एंड डर्मेटोलॉजी, जिसको हमने एक कंबाइंड शब्द दे दिया है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का। इसमें आपके लेज़र्स, पील्स, इंजेक्शंस और जितने भी आपके वाइटनिंग ड्रिप्स वगैरह होते हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं। मैम, नाम अगर लेज़र का आता है तो एक आम परसेप्शन रहता है कि लेज़र्स आर हार्मफुल फॉर अस, हमारे लिए दिक्कत की बात होती है अगर लेज़र हम यूज़ करते हैं, तो इस पे क्या कहेंगी? लोगों का बड़ा गलत परसेप्शन है लेज़र को लेकर। जब मैं 3 साल पहले मैंने गोरखपुर में प्रैक्टिस शुरू की थी, तो शुरुआत में जब पेशेंट्स आए तो बोलते हैं ये लेज़र कैसा होता है, क्या इसमें से रेड ग्रीन लाइट निकलती है, क्या इससे मुझे कैंसर हो जाएगा, क्या ये मेरे फैट तक कट करके ले जाएगा। तो ऐसे काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं जो एक बेसिक डॉक्टर या जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं इनके पास मत जाइए, आप जाएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। पर नहीं, आगे आप जो भी यूएसए, दुबई कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ लेज़र इसीलिए किया जाता है कि दवाई अगर इफ़ेक्ट नहीं कर रही है तो वो चीज़ ख़त्म कर दें। जैसे मेडिसिन आप देते हैं और उसके बाद भी अगर कैंसर का पेशेंट ठीक नहीं होता है तब उसका सर्जिकल रिमूवल किया जाता है, सेम इज़ फॉर लेज़र। मैम, आपने 4 डिग्री फ़ॉरेन से करी हैं और आप लखनऊ में हैं, यूपी में हैं, इंडिया में हैं आप। तो क्या डिफ़रेंस आप फ़ील करती हैं यहाँ का मेडिकल सिस्टम और जो फ़ॉरेन का मेडिकल सिस्टम है? क्या डिफ़रेंस बेसिक आपको लगता है?
यहाँ के मेडिकल सिस्टम में हैंड्स ऑन नहीं है। जैसे जब हम लोग एमबीबीएस टाइम में थे तो 14-15 डेज़ की पोस्टिंग होती थी। उसमें आपको पोस्टिंग में भेज दिया जाता है और पेशेंट बेसिकली खुजली का पेशेंट होता है या उसको फंगल पेशेंट होता है। तो आप 2-3 केस देखने के अलावा कुछ देख नहीं पाते और आपको लगता है डर्मा सिर्फ 2-3 क्रीम में सिमट गया है। पर जब आप बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 5-6 हज़ार बीमारियाँ सिर्फ बेसिक हैं डर्मा में, और उसके अलावा उसके कितने सारे ट्रीटमेंट हैं। मतलब डर्मा का कहीं कोई एंड नहीं है, जो कि इंडियन सिस्टम में बिल्कुल डॉक्टर्स को पता नहीं चलता है। तो जब तक आप बाहर पैर नहीं रखेंगे, किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे, तब उतना एक्सपोजर आपको इंडियन यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। मैम, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि कोरोना की वैश्विक महामारी से हमारा देश परेशान है, हम सब परेशान हैं। तो क्या आपको, बीइंग अ डॉक्टर, आपको भी लगता है कि हमारा इंडिया का मेडिकल सिस्टम कमज़ोर था और कोरोना जब आया तो आम जनता को इस बात का एहसास हुआ? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारी बीमारी बहुत ही छोटे संक्षिप्त तरीके से बताई जाती हैं। जैसे कोरोना के ही अभी आ रहे हैं कि इसमें भी काफ़ी स्किन डिजीज़ेज़ हैं कोरोना के अंदर, जस्ट लाइक अ सिंड्रोम। जैसे हम पीसीओडी की बात करते हैं तो उसमें 10 तरीके की बीमारी होती है जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। वैसे कोरोना के अंदर अब हमें 10-11 प्रकार के साइन देखने को मिल रहे हैं, जैसे मैक्यूलोपैपुलर रैश और कोरोना टो नाम से, मतलब टो में आपके जो है रैशेस पड़ने लगे हैं, ऐसे हो रहा है। कुछ लोगों को ब्लिस्टर्स पड़ रहे हैं, छोटे छोटे दाने हो रहे हैं और वो फट जा रहे हैं। कुछ को कोई भी स्किन इशू नहीं दिख रहा है। तो अभी भी हमारी नॉलेज इसमें बहुत ज़्यादा ही कम है और मुझे लगता है आगे अभी जैसे जैसे साइंटिफिक वेरिएशन होगा हमें और देखने को मिलेगा कि कोरोना और क्या क्या रूप ले रहा है। मैम, हम यूथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत परेशान रहते हैं यूथ हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कि बाल, कम उम्र में बाल झड़ने लगे। आपका उसमें भी स्पेशलाइजेशन है, तो हेयर ट्रांसप्लांट से बचने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं या क्या घरेलू नुस्खे भी अपनाए जा सकते हैं? बेसिकली जब भी बाल गिरना शुरू होता है पहले पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई गार्लिक का जूस लगाओ, लहसुन का लगाओ और प्याज का लगाओ, जो कि गांव में बहुत कॉमन है। कई लोग अपने स्कैल्प जला लेते हैं उससे, ज़्यादा एक्सेस में लगा लगा के। एक ने गार्लिक और अचार और पता नहीं क्या क्या मिक्स करके लगा लिया था किसी मैगजीन से पढ़ के, अगले दिन उनका पूरा स्कैल्प का स्किन निकल आया था। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो दैट्स वेरी अनट्रीटेबल। और हेयर फॉल यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके बाल गिरते रहते हैं। तो आई थिंक जैसे ही आपका बाल गिरना स्टार्ट हो, 100 बाल से ज़्यादा एक दिन में आपका गिरना शुरू हो, आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट तब जब आपको लगे कि मेरा टाइप 3 टाइप 4 हेयर लॉस या उससे ज़्यादा हो गया, मतलब बाल बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो गए हैं और अब वो आपके नॉर्मल ट्रीटमेंट से कवर नहीं हो पाएगा। नहीं तो आजकल मार्केट में हेयर पैच हैं, हेयर विग हैं, आप वो सब करवा सकते हैं। स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन मैं लेके आई थी इंडिया में, जो कि एक परमानेंट मेकअप टेक्निक है। इस पे मेरे बहुत इंटरनेशनल पेपर्स भी निकल चुके हैं। इसमें क्या होता है, आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरीके सर्जरी नहीं करवानी होती है, पर ब्लैक कलर का पिगमेंट हम डिपॉजिट कर लेते हैं स्कैल्प में, तो वो आपको 3D इफेक्ट देता है हेयर का। इसके अलावा आपको PRP, स्टेम सेल और मीज़ोथेरेपी भी मिल जाएगा हमारे यहाँ। PRP में क्या होता है कि 10 to 15 ml ब्लड निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं और जो प्लाज्मा रिच प्लेटलेट होता है उसको स्कैल्प में इंजेक्ट कर देते हैं, तो उससे आपके 4 हफ्ते में बाल आने लगते हैं। ऐसे आपको 5 से 6 सेशन कराना होता है, उसके बाद आपका हेयर मेंटेन रहता है। जिनको PRP नहीं करवाना है, ब्लड नहीं निकलवाना है, वो स्टेम सेल या मीज़ोथेरेपी के लिए जा सकते हैं। ये आपका कोरिया और USA से बेसिक कॉकटेल्स आते हैं जिसे हम इंजेक्ट करते हैं और वो भी 4 वीक्स में हेयर आते हैं उसमें भी। मैम, बात हेयर ट्रांसप्लांट की हो गई, एक और मुद्दा है वेट लॉस का, उस पे भी आपने काफ़ी वर्क किया है। मैम, वेट लॉस से कैसा बचा जाए, क्योंकि आजकल हम लोग जंक फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं और जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो कुछ हद से ज़्यादा, क्योंकि पूरे टाइम वो लोग ऑफिस में रहते हैं और आते हैं तो नहीं मन करता है खाना बनाने का, तो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। उसकी वजह से एक वेट बढ़ने की बहुत दिक्कत आ गई। आपका वेट लॉस पे स्पेसिफिकेशन है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो हर समय दौड़ता भागता रहता है वो ऑब्वियसली बाहर का ही खाना खाएगा और उसका वेट पुटअप करेगा। हम गलती ये करते हैं कि जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट रिच खाने लगते हैं, जैसे आपका ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, मैदा हो गया, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। शुगरी फूड हमें कम लेना चाहिए। प्रोटीन डाइट आप ज़्यादा लीजिए, जैसे आपका मशरूम, सोयाबीन हो गया, फ़िश हो गए, एग वाइट्स हो गए, उसमें येलो पार्ट आप निकाल लीजिए। जितना ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेंगे उतना ज़्यादा आपका वेट लॉस होगा। पहले आपका इंच लॉस शुरू होगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे वेट लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। आप किसी की भी डाइट देख के बता सकते हो कि ये वेट पुट ऑन करेगा या वेट लूज़ करेगा। तो इंडियन डाइट ऐसी डाइट है जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट रिच होता है और बाहर की डाइट्स आप देखेंगे तो इट इज़ प्रोटीन रिच। तो हम अगर बस कार्ब से प्रोटीन पे स्विच कर जाएं तो बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस किया जा सकता है। मैम, बीइंग अ डॉक्टर, क्या लगता है कि कोरोना की वजह से आपके प्रैक्टिस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक डॉक्टर ही ऐसा प्रोफेशन है जो बचा है, बाकी हर जगह बड़े स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है।
देखिए, गवर्नमेंट ने तो पहले शुरू किया था कि 1 घंटे में आप जो है बस इमरजेंसी के पेशेंट देख सकते हैं, 5 पेशेंट देख सकते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो मास्क लगा के अभी जब कोरोना थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा तो हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पर फिर अचानक से लेज़र पेपर्स आए कि लेज़र प्लूम, जो लेज़र करने पे जो आपका हवा निकलता है, एक्सह्यूमेशन जो ऊपर उठती है जिसको हम इवैक्यूएट करते हैं, उसमें एचपीवी, एचआईवी का वायरस और साथ में कोरोना का वायरस पाया गया है। यानी वो कोरोना का वायरस आपके मास्क और पेशेंट के मास्क को इंटरप्ट करके अंदर जा सकता है और आपको कोरोना दे सकता है। तो हमने कम्प्लीटली लेज़र करना बंद कर दिया। जैसे मैंने भी अभी अपनी प्रैक्टिस कम्प्लीटली ऑफ रखी है और सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन लाइब्रेट ऐप और प्रैक्टो ऐप पे मैं दे रही हूँ। उसके अलावा जब तक कोरोना पैंडमिक पूरी तरीके से ओवर नहीं हो जाती और हमें इसका कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता, मुझे नहीं लगता हमें ट्रीटमेंट आगे करना चाहिए। शिपिका जी, आखिरी सवाल कि क्या लगता है कि जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, जो इंडियन मेडिकल सिस्टम, उसमें क्या और बेसिक इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए आपकी नज़र से? देखिए, जैसे मेरे पापा के ही 2-3 फ्रेंड्स ऐसे थे जो एमडी डर्मा थे। तो जब मैं उनके पास जाती थी कोई भी इशू लेके तो वो बस क्रीम्स लिख देते थे। पर जब मैं बाहर पढ़ने गई, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी सीखने गई, तो मैंने पाया कि अरे लेज़र से आप हेयर रिडक्शन कर सकते हो फुल बॉडी का। तो आपको इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। आरएफ मशीन ऐसी मशीन है जिससे आपका फेस और नेक टाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग हो सकती है, टैटू रिमूव हो सकता है, बर्थ मार्क रिमूव हो सकता है। और आपका वेट लॉस की मशीन्स आती हैं, कुल स्कल्पटिंग होती है जिसमें 3 मंथ्स में आप अप टू 40 to 60% फैट लॉस कर सकते हैं। और इसके अलावा CO2 लेज़र, पिक्सल लेज़र्स, ऐसे ऐसे लेज़र हैं जो कटे जले का निशान, जले हुए पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, स्किन नॉर्मलाइज कर सकते हैं। नॉन सर्जिकल वेजाइनल टाइटनिंग आ गई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप बस इंडियन सिस्टम में देखो तो नहीं है। उसके लिए आपको वास्ट नॉलेज की ज़रूरत है जो आपको बाहर से मिलेगी या बहुत हायर एंड पे मिलेगी। मतलब बस डर्मा में डिग्री करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज गो फॉर हायर एजुकेशन, और इंडियन सिस्टम में ये सब चीज़ें मिसिंग हैं जिनको आना चाहिए। एक क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया मैम, मेरी जब बात पहले आप हो रही थी, कुछ टेक्निक्स आप फ़ॉरेन से यहाँ पे लाए हो जो काफ़ी सक्सेसफुली चल रही है, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। माइक्रो पिगमेंटेशन में मास्टर्स करने वाली मैं पहली डॉक्टर हूँ। तो परमानेंट मेकअप लेके मैं पहली बार लाई हूँ, और इसका सबसे ज़्यादा क्रेज़ मुझे सफ़ेद दाग के पेशेंट्स में दिखता है। पेशेंट्स ठीक होने के बाद रोने लगते हैं जब उनका सफ़ेद दाग कवर होता है। और वैसे स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन के इतने पेशेंट इंडिया में नहीं हैं, पर आईब्रो कंस्ट्रक्शन के बहुत पेशेंट्स हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लोग कहते हैं कि आपके पास फ़ीमेल पेशेंट ज़्यादा आती होंगी, पर मेरे पास फ़ीमेल और मेल पेशेंट दोनों 50-50% है। और मेल इंजेक्टेबल्स और वाइटनिंग पील्स पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। ग्लूटाथियोन ड्रिप, वाइटनिंग ड्रिप, एनर्जी ड्रिप्स, ये सब भी फ़र्स्ट टाइम मैं इंडिया में लेके आई। और मेरी जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं कोई भी चाइनीज़ या कोरियन नहीं है, सब FDA और CE अप्रूव्ड है, और ये ईरान, इटली, स्पेन, USA, इन सब जगह से इंपोर्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप बाहर सोच सकते हो कि ये बाहर होती है और काश ये इंडिया में हो सकती, वो सब चीज़ें हम लोगों के पास मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ डॉक्टर शिपिका जायसवाल थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उन सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे जो आप अक्सर सोचते होंगे कि सफ़ेद दाग हैं या झुर्रियाँ हैं, उन्हें कैसे रिमूव किया जाए, या वेट लॉस से अगर आप परेशान हैं तो मैम हमारे साथ है। हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, उस पर आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं, तो हम फिर से मैम से इंटरेक्शन करके उन सवालों का जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और जो बेसिक दिक्कत होती है हमारे यूथ में कि हेयर ट्रांसप्लांट, उसके लिए भी मैंने मैम से बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। अगली बार किसी नई शख्सियत से मुलाकात होगी, किसी नए मुद्दे पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें, और यूट्यूब पे बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।